नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेल अजीब आदमी। आज इस नॉवेल की छठी किस्त, अजीब आदमी की छठी किस्त, छठा हिस्सा सुनिए। धर्मदेव जब अपने कमरे में आया तो इतनी तन्हाई नहीं थी जैसी रोज हुआ करती थी। बात ही क्या थी, मंगला 2 दिन बाद आने ही वाली थी। आखिर चैरिटी शो भी तो एक नेक काम है। बच्चा भी कमजोर है, सर्दी ना पकड़ ले। उसे झगड़ा बेकार ही किया। दूसरे दिन रिहर्सल बड़े जोर शोर से शुरू हो गई। अनिल चेहरे पे झूठी हंसी चिपकाए अलग बैठा था। धर्मदेव की यह आदत थी, वो छोटी सी छोटी बात आर्टिस्ट को खुद करके दिखाता था। जरीना एक तीली सी कमची की पत्तियां सोत कर लाई और बड़े अदब से धर्म को पेश किया। ये क्या, गलती करूंगी तो जरूरत पड़ेगी सजा देने के लिए। ओह, धर्म हंसने लगा। जरा देखिए ठीक चलती है कि नहीं। जरीना ने हथेली फैला दी। पहले गलती तो करो, तो क्या है, एडवांस चलेगा। धर्म ने हल्के से कमची उसकी हथेली पर छुआई। दर्द जरा कसके मारिए। रेडी। त्रिवेदी बीच में आन टपका। शूटिंग कुछ यूं ही ऊटपटांग सी हुई। सीन लिए गए, फिर बदल बदल कर लिए गए। धर्म का मूड हद से ज्यादा चौचाल हो रहा था। रिहर्सल होते, फिर डिस्कशन होने लगते, कभी रणधीर के साथ, कभी त्रिवेदी के साथ। फिर तबीयत घबरा गई। एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा मौजू थी। सारा ताम झाम उधट होया गया। इतने में सूरज झुक गया और पैकअप हो गया। सिवाय अनिल के सब खुश थे। खुदा खुदा करके पुराना धर्मदेव जागा तो काम अच्छा करती है। जब सब पीने पिलाने के लिए जमा हुए तो रणधीर ने कहा, हाँ बुरी नहीं। धर्म ने ऊपरी दिल से कहा, वो सारा बिल्कुल मिट्टी का माधव है। मोहब्बत नहीं करते ये लड़के, नहीं माफ कीजिएगा, मेहनत नहीं करते ये लड़के, बस फिल्म स्टार बन बैठते हैं। 3rd क्लास कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, फिर इनके दिमाग नहीं मिलते। अनिल को जैसे ही धर्म ने साइन किया, 5 नई फिल्मों का मुआहिदा हो गया, मगर अभी 3 शुरू भी नहीं हुई थी। डिस्ट्रीब्यूटर धर्म की फिल्म के इंतजार में थे। अगर हीरो चल निकला तो किस्तें जारी, वरना देखा जाएगा। यार तुम इसे छोड़ो, मेरी कहानी पर लग जाओ, धर्म ने रणधीर से कहा। धर्म की कहानी कई दफा चली, फिर ठप हो गई। कभी जोश आ जाता तो बड़े जोर शोर से काम होने लगता, फिर कोई दूसरा फड़कता हुआ आइडिया मिल जाता, और कुछ दिन बाद जब उससे जी उगता जाता तो फिर घूम फिर कर उसी कहानी पर तान टूटती। 3 साल से धर्म उस कहानी की उधेड़बुन कर रहा था। रणधीर की चिढ़ हो गई थी वो कहानी, मगर धर्म का मूड देखकर उस पर काम होने लगा।
धर्म की तबीयत कुछ ऐसी हाजिर थी कि कहानी बनती चली गई। मंगला बगैर इत्तला दिए पहुंच गई कि धर्म उसके अचानक पहुंचते ही उछल पड़ेगा। जब वो एक हाथ में बबलू की उंगली और दूसरे में बैग लिए दाखिल हुई तो जरीना आंखें बंद किए सजा के लिए हाथ फैलाए मुंह में कुछ बुदबुदा रही थी। ये क्या हो रहा है? धर्म ने आगे झुककर पूछा। दुआ पढ़ के फूंक रही हूं कि चोट ना लगे। जंतर मंतर से काम न चलेगा। धर्म हंसा। अच्छा लगाइए। जरीना ने हथेली पर फूंक मारकर कहा। धर्म ने हल्की सी छड़ी लगाई। अरे जरा कस के मारिए। वाह, सजा देनी भी नहीं आती। ये देखिए। छड़ी लेकर उसने सड़ाक सड़ाक अपनी हथेली पर लगाई। अरे पगली! धर्म ने उसके हाथ पर हथेली रख दी। कमची जो पड़ी तो तिलमिला गया। हाय सॉरी सॉरी। दरवाजे पर जो नजर गई तो चीख उठी, दीदी तुमने तार क्यों नहीं दिया? उसने बबलू को लेना चाहा मगर वो मंगला के पीछे छुप गया। सोचा तार से पहले खुद पहुंच जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता सब खिसकने लगे। जरीना ने हाथ फैलाए। बबलू भागकर उसकी गोद में चढ़ गया। वो उसे लेकर चक्कर लगाने लगी। बड़ा पाजी है, हमने बुलाया तो अकड़ गया। बेबी तो ठीक है, हम मम्मी के पास छोड़ दिया है। दो को कैसे संभालती? परसों है शो। रफ़ी मेरी जान को आ गए मगर मैंने कह दिया बाबा ट्रंक कॉल आया है। सब घबरा गए कि न जाने क्या बात है। तुमने क्या कहा? क्या कहती? कह देती मेरा पति मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। ना गई तो खड़ में कूदकर जान दे देगा। उसने मंगला को बाहों में समेट लिया। हनीमून के बाद ये पहला मौका था कि धर्म ने उसे यूं टूटकर प्यार किया, जैसे कोई सोया हुआ किसी अनजानी आहट से जाग पड़ा। कहाँ थे? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। मंगला ने उसकी मोहब्बत के जोश में डूबकर पूछा। तुम्हें ही ढूंढता रहा था। विस्की और मंगला। फिर विस्की जितनी पीता प्यास बढ़ती ही जाती। विस्की की भी और मंगला की भी। मंगला तो कभी बौखला जाती, बबलू का बहाना करके भाग जाती। जिंदगी में पहली बार अपनी जान की कस्में दे देकर उसने मंगला को भी पिलाई। धर्म की बात कौन टाल सकता था? और फिर वो तो उसकी पत्नी थी, महबूब थी। वो फनकार थी जो एक बार गाना सुनकर ट्यून याद कर लिया करती थी। पहले ही पेग में सातवें आसमान पर पहुंच गई। सती सावित्री ने फाहिशा के प्यार को मात कर दिया और बबलू जरीना जमाल की गोद में सो जाता, उसी के हाथ से खाना खाता, वही उसे नहलाती धुलाती। दूल्हा दुल्हन हनीमून मना रहे थे। बारात बाहर बैठी सूख रही थी। बेकार क्यों फिल्म गंवाते हो? रणधीर ने त्रिवेदी से कहा। वो चाहता था कि कुछ तो काम निपटा ले। तो फिर हम यहां क्यों झक मार रहे हैं? माधव बड़बड़ाया। उसे अपनी गर्लफ्रेंड याद आई। नेक वक्त से बहुत का हेयर ड्रेसर बनकर साथ चल, मगर अकड़ गई। अरे ये मालिक से पूछो, त्रिवेदी ने जवाब दिया। अरे बेचारे को बंबई में तो फुर्सत ही नहीं मिलती, यहां जरा मौका मिला है। काहे को
काहे को हटकाते हो, खाओ पियो मजे से और सेहत बनाओ। रणधीर बोला, अरे तुम बनाओ सेहत अपनी, तो खबर खुद रही है। अनिल बिसोरा, अरे तुम काहे को फिक्रमंद होते हो, 5 रील पिक्चर हो गई है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। एक नया असिस्टेंट बोला, और यहां से जाते ही त्रिवेदी साहब दीनदयाल वाली पिक्चर की मुहूर्त कर रहे हैं। अनिल का जी ठहर गया। खुदा जाने फिल्म लाइन में इतनी प्राइवेट बातें कहां टपक कर गद्दे नाले में पहुंच जाती हैं। धर्मदेव के स्टाफ ने तो एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला, मगर जब बंबई पहुंचे तो यह खबर आम थी कि नाज ठप हो रही है, नए हीरो की गर्दन पर छुरी चल रही है। वो बौखलाया हुआ अपने प्रोड्यूसर के यहां दस्तक दे रहा है। एक फिल्म की तो 9 रीलें तैयार थी, उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने किस्तें देने में कुछ हचर मचर शुरू कर दी। दूसरी फिल्म में उसका साइड रोल था, किसी वक्त भी उड़ सकता था, मगर उसकी हीरोइन अनिल पर मेहरबान थी। बाकी की 3 फिल्मों के प्रोड्यूसर फिनांसर घेरने रियासतों के दौरे पर गए हुए थे कि वहां अब भी फिल्म के शौकीन नवाबजादे और राजकुमार पाए जाते थे। धर्मदेव सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहानी पर काम करने की गरज से रणधीर के गुमनाम से शेड में जा छुपा। रणधीर एक फिल्मी रंडवा था। एक अदद बीवी वतन में थी, बच्चों को पाल रही थी। वो कभी बंबई नहीं आई, मगर रणधीर उसे बड़ी पाबंदी से अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा भेज देता। दल्लू और दिल्लू उस जमाने की यादगार थी जब दोस्तों के उधार पर बंबई की कठिनाइयां झेल रहा था। वो डांडा के ठर्रा खाने में मिली थी, कमसिन सी चिकनी चुपड़ी सी लड़की। बस मछलियों की सड़ांत कोई झेल जाए तो खासी मजेदार थी। उस छोटी सी उम्र में बहुत दुनिया देख चुकी थी। एक दिन नशे में रणधीर अपनी झोपड़ी में ले आया। सुबह उसने जो गरीबी देखी तो चोली से 5 रुपए का नोट निकालकर वापस तकिए के नीचे रख दिया। नोट देखकर रणधीर वहीं मैले फटे बिस्तर पर बैठकर इतना रोया कि हिचकी बंद गई। उसने ये 5 रुपये इसलिए खर्च कर दिए थे कि क्यों ना आखिरी बार जिंदगी का मजा चख लिया जाए। पास ही समुंदर है, तो संख्या पर पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। उन 5 रुपयों ने उसकी किस्मत पलट दी। हस्बे आदत वो फेमस में इधर उधर ऑफिसों में झांक रहा था कि कहीं शायद चाय पानी का मामला हो जाए कि किसी ने कहा कि तुम्हें धर्मदेव पूछ रहे थे। धर्मदेव पूछे तो पर क्या कहने हैं। उसने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की जो धर्मदेव मुतासिर हो जाता। न धड़ाधड़ आइडिया में लाए सुनाए, न मुकालमों का रोक झाड़ा, बस गुमसुम बैठा रहा। कुछ एडवांस की जरूरत हो तो उसने चलते वक्त पूछा। मिल जाए तो ठीक है, उसने बड़ी लापरवाही से कहा। चेक भुनाकर वो हस्बे आदत सीधा डाक खाने मनी ऑर्डर करने पहुंचा, मगर कुछ सोचकर अंदर नहीं गया। वहां से टैक्सी पकड़ी और सीधा डांडा पहुंचा। खूब डटकर पी, ताज़ा ताज़ा मक्खन में तली हुई मछली खाई। फिर दल्लू का पता पूछा। पेडर रोड वाले फ्लैट में होगी या शायद मरीन ड्राइव वाले घर में। ठर्रे के मैनेजर ने कहा। रणधीर चकरा गया।
अरे हाँ, पता जो पूछ रहे हो, तखियाई का पता किसे मालूम? यार घास खा गए हो। रणधीर जब घर पहुंचा तो वो चौखट पर बैठी थी और बिल्कुल धर्मपत्नी की तरह लड़ने लगी। उसने एक झापड़ मारा। जब वो खाट पर गिरकर उसे गालियां देने लगी तो उसने पतलून की जेब से रुपया निकालकर उसके ऊपर बिखेर दिए। 2-4 दिन बाद जब रणधीर ने उससे बांद्रा की मस्जिद में निकाह कर लिया, सैयद अमजद अली, फिल्मी नाम रणधीर की शादी, सुरैया बेगम, असली नाम दल्लू से बड़ी खामोशी से हो गई और 3 बच्चे भी हो गए। रणधीर के यहाँ दल्लू हर तरह का आराम दे सकती थी, मगर बच्चों का गला नहीं घोंट सकती थी। और 3 बच्चे बारी बारी रोए तो कहानी कैसे बने, इसलिए वर्सोवा में एक कॉटेज ले ली गई। कॉटेज का नाम सुनकर मंगला अलिफ हो गई। वो जानती थी उन कॉटेजों में क्या होता है। पैडर रोड वाले फ्लैट में क्या खराबी है? अरे हटाओ, वहाँ बीमार बुढ़िया, धर्म ने टाल दिया। अरे बेचारी बुढ़िया क्या तुम्हें काटेगी? 4 बेडरूम है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब खाली ठंडार पड़ा है। वो माँ बेटी तो बस एक कमरे में रहते हैं, सब बंद पड़ा है। तुम अगले 2 कमरे ले लो, बिल्कुल अलग हैं, खाना पहुंच जाएगा। फिर मंगला नैनीताल के रवैये का रोना रोने लगी। ये खबर बड़ी तेजी से इंडस्ट्री में फैली कि धर्मदेव जरीना जमाल के साथ रहने लगे हैं। मंगला से झगड़ा हो गया है। मंगला खूब हंसी, अहमक कहीं के। शूटिंग शुरू हो गई। सिर्फ स्टाफ के लोगों को मालूम था कि हीरो बदल गया है, मगर ये किसी को नहीं मालूम, सिवाय चंद खास लोगों के, कि कहानी भी बदल गई है। अनिल ने कुछ उड़ती हुई खबर सुनी कि शूटिंग हो रही है। वो दौड़ा हुआ आया। अरे मुझे इत्तला ही नहीं दी। उसे और तो कोई मिला नहीं। मेकअप मैन से पूछा, अरे जरीना का काम हो रहा था, उसने टाल दिया और जल्दी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर अनिल बैठा बोर होता रहा, फिर धर्म से मिलने गया। अभी बाहर गए, ऑफिस बॉय ने कहा। धर्मदेव अंदर नाक घाव चढ़ाए बैठा था। अरे बेकार परेशान हो रहे हो, मैं कहता हूं ठीक हो जाएगा सब, केशव ने चिढ़कर कहा। अनिल सेट पर चला गया। सब उसे देखकर बेहद काबे मशगूल हो गए। काम हो रहा है, किसे फुर्सत है? हेलो, उसने त्रिवेदी को देखकर कहा। हेलो। मुंह फुलाए त्रिवेदी बाहर चल दिया। वो भी उसके साथ हो लिया। क्या बात है? अनिल ने उसका चलते हुए कहा। वो खामोश चलता रहा। बात अपने तक ही रहे। त्रिवेदी ने मेकअप रूम की चिटकनी चढ़ाते हुए कहा, हैं? अनिल के पैरों तले जमीन निकल गई। पिक्चर बंद हो गई। हैं? तो फिर ये शूटिंग पूछो मत। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मजाक नहीं। मैं तो धर्म जी की धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। समझते क्या है? बस तुम्हारी तरफ से मुझे यही डर था। मेरी तरफ देखो, 12 साल से इस इंडस्ट्री में नाक घिस रहा हूं। मेरी तरफ देखो, 12 साल से इस इंडस्ट्री में नाक घिस रहा हूं। माना कि मुझ में ही कुछ कमी है, वरना मेरे असिस्टेंट प्रोड्यूसर बने बैठे हैं। क्या बात करते हैं आप? तो उन उल्लू के पट्टों को 10 बरस सिखा सकते हैं कि बेटा डायरेक्शन क्या चीज़ होती है। जानता हूं प्यारे, मगर यहां तो नसीब चलता है, नसीब। तुम चाहो तो ये किस्सा कोर्ट तक ले जा सकते हो, पर जानते हो
क्या होगा? क्या होगा? मुकदमा जीत जाओगे। वाइट का कितना कॉन्ट्रैक्ट था? 10, 30 ब्लैक, तो 30 का तो कोई सवाल नहीं उठता। रहेगा 20, तो तुम ले चुके हो। यानी 10 वाइट और 5 की रसीद दी है, 5 और मिल जाएंगे। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट धर्म जी की वजह से मिले हैं, उनमें से 3 तो मुझे मालूम है गोल हो गए, रह गए 2। अगर तुमने ये लफड़ा चालू कर दिया तो वो भी खटाई में पड़ जाएंगे। कोर्ट में धर्म जी के साथ हम सब गवाही देंगे कि तुम बिल्कुल कूड़ा हो, बहुत पैसा बर्बाद करवाया, नैनीताल तुम्हारे सर मंड दिया जाएगा। सोचो फिर कौन तुम्हें हाथ लगाएगा? मैं थूकता भी नहीं इस इंडस्ट्री पर, मैं कोई नंगा भूखा हूं। हाँ, तुम वापस लौट सकते हो, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। त्रिवेदी साहब, अगर तुम ठंडे दिल से सुनो तो मैं धर्मदेव से खुल्लम खुल्ला बिगाड़ नहीं करूंगा। वो अपनी सी करने पर उतर आया तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। बड़ा हीरो आदमी है, मगर जब जिद पर आ जाए तो बड़ा जहरीला आदमी है। अंदर वाले सेठ बड़े सीधे से आदमी हैं। उन्होंने अभी इंडस्ट्री नहीं खंगाली है। इससे पहले कि कोई हंसाए, दयाल जी वाली पिक्चर सेट पर चली जाए। मैं उस दिन से हमेशा डरता था। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, माफ कीजिएगा। मैं इस दिन से हमेशा डरता था, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तुम्हारा दिल ऐसा है कि तुम जम जाओगे। अरे जज्बाती ना बनो, समझ गए ना? समझ गया। अगर एक दफा फिल्म बन जाए फिर तुम कामयाबी की खुशी में सब भुला दोगे। मैं दयाल जी के यहाँ जा रहा हूं, उन्होंने बुलाया है, चलते हो? चलिए। अनिल खड़ा हो गया। यूं नहीं, तुम चलो, मुझे ईरानी के होटल के पास मिल जाना, वहां से टैक्सी ले लेंगे। मुझे जरा केशव से काम है। लोग कैसी बेपरखी उड़ाया करते हैं। मंगला ये अच्छी तरह जानती थी, खुद उसके लिए शादी से पहले मशहूर हो गया था कि धर्म ने उसका इस्कात करवाया था। धर्म की कोई बात उसे छुपी हुई नहीं थी। जब रीता पर वो बाली की शूटिंग के ज़माने में नरम हुआ था तो सारी इंडस्ट्री में धूम मच गई थी। उसने अपने जासूस छोड़ दिए थे जो उसे मिनट मिनट की खबर देते थे। जरीना पर उसे शक करने की कोई वजह ही नहीं नजर आती थी। जब धर्म पेडर रोड वाले फ्लैट में काम कर रहा था तो जरीना की बड़ी बहन और बहनों ही आ गए थे। माँ की भी तबीयत ठीक थी, इसलिए या तो वो स्टूडियो चली जाती जहाँ नाच की मशक करती, या मंगला के पास आ जाती। दोनों शॉपिंग को जाती या बैठी गप्पे लगाया करती। जरीना हद दर्जे की बातूनी थी। वो अब भी ना फिल्मी परियों के से कपड़े पहनती थी, ना मेकअप करती थी। मंगला रोज स्टूडियो जाती थी, मगर उसने कभी जरीना को धर्म के ऑफिस में नहीं देखा। धर्म ने अब एक मुस्तकिल स्टूडियो ले लिया था। ऑफिस के साथ ही पूरा फ्लैट लगा हुआ था। अब स्क्रिप्ट का काम वहीं होने लगा। जरीना के फ्लैट में उसकी दूसरी बहन भी आई हुई थी। उन लोगों की तकलीफ के ख्याल से धर्म ने स्टूडियो का फ्लैट फर्निश कर लिया था। जब मंगला होती तो उसके साथ दफ्तर में जा बैठती, बस पूरे वक्त उसका बटुआ उठाए साथ रहती। ऐसा ख्याल कभी किसी हीरोइन ने मंगला का नहीं किया था। उसे जरीना पर बहुत प्यार आता था। शूट के बाद वो भागी भागी मंगला के पास आती,
ठीक था ना दीदी? अपने डायरेक्टर से पूछो। वाह जी, हम तो डायरेक्टर के डायरेक्टर से पूछेंगे, बस आपसे ही ठीक रहते हैं, वरना बस अपना तो दम निकलता है। तुम्हें उसे डर लगता है? बहुत। क्यों? अरे बड़े गुस्से के तेज हैं, सुनाए मार बैठते हैं। हट पगली, ये तुझसे किसने कह दिया? साइलेंस। घर में दोनों की घुसर फुसर चिढ़कर कहा। माइक टेस्ट हो रहा था। जरीना दुबक गई। क्या तुम लोग बड़बड़ किया करती हो? चुपकी नहीं बैठती तो भागो यहां से। वो मंगला के पास आकर बोला। देखा, जरीना ने सहम कर मंगला का बाजू पकड़ लिया। भाग चलो, इसी में खैरियत है। अच्छा बाबा, जाते हैं। मंगला उठ खड़ी हुई। अरे बैठो, मैं तो मजाक कर रहा था। ओहो, तुम समझे हम वाकई डर गए? बाबा को दूध देना है। मंगला बटुआ उठाकर चली गई। उसने मुड़कर नहीं देखा कि जब धर्म ने जरीना को डांटा कि 20 सीन में इधर उधर की बातें ना किया करो, मूड खत्म हो जाता है, सिलसिला टूट जाता है, तो उसने नादम होकर सजा के लिए जल्दी से हथेली आगे बढ़ा दी। धर्म का मुंह एकदम फक हो गया, जैसे कोई चीज उसके वजूद में से उभरी और जरीना की संदली हथेली पर तड़पने लगी। जरीना भी उसका रंग देखकर डर गई। शायद वो उस मजाक को भूल गया होगा, जभी तो यूं गैरों की तरह घूरने लगा। सीन बहुत ही नाजुक था। जरीना एक निहायत सस्ते किस्म की आबरू बाख्ता लड़की के रूप में एक भोले भाले शरीफजादे को बहकाकर अपने कोठे पर ले जा रही है। 2 महीनों से हजारों की लागत से बनाया हुआ सेट पूरे स्टूडियो में खड़ा था। मालूम होता था बम्बई की गंदी गली लाकर सजा दी गई है। धर्मदेव मासूम और शरीफ हीरो के रूप में कच्चे धागे से बंधा उसके जादू से मशहूर खिंचा चला जा रहा था। जरीना के चेहरे का उतार चढ़ाव, ठुमकती हुई चाल और उसके जिस्म की तोड़ मरोड़ को देखकर ऐसा मालूम होता था कि वो निहायत तजुर्बाकार जिस्म फरोश है। उसके चेहरे पर बदकारी की फिटकार थी और निगाहों में नंगी भूख। पूरा अमला उसकी अदाकारी से मबहूत हो रहा था। जरीना की बड़ी बहन, जिसे शूटिंग देखने का बहुत शौक था, इस भयानक सीन को देखकर सर से पांव तक लरक रही थी। मंगला भी सीन से ऐसी मुतासिर थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो गाना जो उसने इतना जी लगा के गाया था, जरीना के होठों पर इतना उरियां और फहश हो जाएगा। कई दिन से धर्म उस सीन में जान डाल रहा था। दिन रात एक कर दिए थे। आज शायद वो ये भी भूल गया था कि ये सिर्फ फिल्म का एक सीन है। सीन के खात्मे पर देर तक सन्नाटा रहा। कैसा रहा दीदी? जरीना मंगला के सामने दो जानू होकर पूछ रही थी। मंगला ने एक पल को उस फाहिशा को देखा जो उसके मासूम पति को तबाही के गार में लिए जा रही थी। उन मासूम आंखों में एक फनकार की इल्तिजा थी। उसने लंबी सांस खींची और जरीना को सीने से लगा लिया। स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। धर्म की बाछें खिल गईं। उसने एक लफ्ज भी जरीना से नहीं कहा और दूसरे शॉट की तैयारी में जुट गया। धर्म की यह पुरानी आदत थी कि जब शूटिंग शबाब पर होती तो सिवाय फिल्म के वो हर चीज को भूल जाया करता था। मंगला से भी उसकी बांध बहुत सर्द पड़ जाती थी। पिक्चर उसे बिल्कुल अपनी सौतन लगती थी, जिसकी चाह में वो अपनी चहीती बीवी को भी भूल जाया करता था। मगर अब वो इतनी नादान न थी।
वो धर्म और उसमें रचे हुए फनकार को पहचान चुकी थी। पहले वो हसद और जलन की आग में तपा करती थी, तरह तरह के शक करती, जासूस लगाती, जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती। मगर अब उसने हर तरफ से ठोक बजाकर देख लिया था। उसके दिल में शक शुबे पैदा होते तो वो बिना सोचे समझे फट पड़ने के बजाय ठंडे दिल से जांच पड़ताल करती और इत्मीनान कर लेती कि सब एक्टिंग है, बाहर ही बाहर है, अंदर कुछ नहीं। जैसे ये दिखावे के महल दो महल है, कुछ नहीं, सिर्फ खपच्चियां हैं। मगर खपच्चियां ही जोड़ जोड़कर अर्थी सजाई जाती है। कैसी छोटी सी बात थी जो बनी तो पहाड़ बन गई। रणधीर मेकअप रूम में जरीना को सीन और मुकालमे समझा रहा था। वो बड़े इन्हमाक से सुन रही थी। उसका चेहरा सीन के तासुर से पिघला जा रहा था। मलगजी सी साड़ी में वो बड़ी ही दुखी और लाचार लग रही थी। धर्म बड़े गौर से उसके चेहरे की नाजुक लर्जिशें देख रहा था। रणधीर किसी काम से बाहर चला गया, मगर वो उसी तरह कुचली हुई सीन में गर्क बैठी रही। उसकी खुद फरामोशी पर धर्म बेचैन हो गया। वो उसके करीब गया, मगर वो पत्थर की मूर्ति बनी रही। अपनी आदत के बिल्कुल खिलाफ उसने उसकी थोड़ी ऊपर उठाई। वो अब तक एक्टिंग कर रही थी। उसने नामुराद आंखें ऊपर उठाई और एक आंसू मोती बनकर टपक पड़ा कि ये भी सीन था। मगर धर्म वहां नहीं था। उसने कंधे पकड़कर उसे उठाया। जरीना सिसकी भर के उसके सीने से लग गई कि ये सीन था। धर्म ने झुककर अपने होंठ उसके कांपते हुए होठों पर रख दिए कि ये सीन में नहीं था। वो न घबराई न बिगड़ी। उसकी बाहें धर्म की गर्दन में हमायल हो गई। उसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। फिर उसके कुर्ते का बटन दांतों में लेकर खन से हंस दी। किसी के कदमों की चाप सुनकर वो उछलकर अलग हो गया और रणधीर आया तो बगलें झांकने लगा। मगर जरीना वही शर्माई हुई मुस्कुराहट लिए खिला में कोई शॉट तैयार है, चलो। वो फाइल उठाकर चल दिया। धर्म भी लपक कर उसके पीछे भागा। कितना खूबसूरत सीन है, उसने मेकअप मैन से कहा जो उसका मेकअप दुरुस्त कर रहा था। वो कुछ न समझा। जब जरीना सेट पर आ गई तो धर्म की घिग्गी बंधी हुई थी। उसकी तरफ देखते हुए जान निकल रही थी। कभी भूल चूक की बड़ी कीमत भुगतनी पड़ती है अहमक प्रोड्यूसर को। अब साली रोग गांठेगी, ऐसी दिलबर नजरों से देखेगी कि मेकअप रूम वाला सीन सब पर तश तश बाम हो जाएगा। बस इठलाना, मौका बेमौका लगावट शुरू हो जाएगी। बड़ा धमाल मचेगा। मंगला चबा जाएगी। फिल्म रगड़े में पड़ जाएगी। मगर वो आई तो उतनी ही मुअद्दब जैसी पहले दिन थी कि धर्म को शुबा होने लगा कि कहीं ये उसके दिमाग का वाहमा तो नहीं, कुछ हुआ भी था या नहीं। सीन उसे इतना डूब कर किया कि खुद धर्म बिल्कुल सपाट हो गया। बार बार शॉट लिया जाता। जरीना पहले से ज्यादा बेहतर साबित होती, धर्म और भी कूड़ा हो जाता। क्या मूड नहीं है? रणधीर ने आहिस्ता से पूछा। और धर्म के अंदर सहमा हुआ फनकार दिलर हो गया और फिर फिल्म की गाड़ी
पटरियां बदलने लगी। धर्म ने सीधी सड़क छोड़कर घाटियों में उतरना शुरू कर दिया। रणधीर की रूह फना होने लगी, मगर वो जज्बाती धरपटक के बाद जिस्मानी तोड़ मरोड़ पर उतर आया। मगर जरीना काठ की पुतली की तरह थी। जिस सीन के बाद धर्म घंटों बदहवास रहता, ब्रांडी की जरूरत पड़ जाती, जरीना जिस सीन के बाद धर्म घंटों बदहवास रहता, ब्रांडी की जरूरत पड़ जाती, जरीना लोट पोट कर फिर वही कि वो साफ दिल, खिलंडरी, मुअद्दब सब सेंसर काट देगा, रणधीर दिल में सोचता। पर धर्म जी का मूड बनता है तो सब चलता है। फिल्म जितनी भी बनी है बेमिसाल है, डूबने का खतरा नहीं है, बशर्त ये कि जल्जला ना आ जाए। वो जल्जले के तमाम आसार जाहिर होने लगे थे। धर्म की वहशत बढ़ती जा रही थी, नींद बहुत कम हो गई थी, रणधीर को झोंके आने लगते, वो डरता रहता, उसकी अकल काम नहीं कर रही थी कि क्या करे। रात देर तक घर से बाहर रहने वाला रात देर तक घर से बाहर रहने पर दल्लू वावेला मचाने लगी थी। रणधीर को गुस्सा आता था मंगला पर कि वो दूर ही दूर से मुंह सूख कर चौकन्नी हो जाया करती थी, क्यों ढील दे रही थी। धर्म खुली किताब की तरह था जिसे पढ़ना मुश्किल ना था। एक दिन बातों बातों में उसने पूछ ही लिया। धर्म ने झुटलाया नहीं, बस खामोश रह गया। रणधीर ने दूसरी चाल चली, यार आज मैं जल्दी जाऊंगा, कुछ दल्लू की तबीयत खराब है। अरे क्या हो गया? कुछ औरतों की तकलीफ है। तो तुम क्या दाई हो, तुम क्या करोगे? चलो डॉक्टरनी को लिए चलते हैं, आज वहीं बैठेंगे। जी हाँ, वहीं बैठेंगे। साफ साफ बात सुनोगे? मेरी औरत सन्यासी नहीं, जवान है और उसे मेरी ज़रूरत है। यार तुम तो कह रहे थे कुछ औरतों की तकलीफ, तो क्या बस मर्दों ही को होती है, औरतों को नहीं होती? तुम्हारा और भाभी का न जाने भाई क्या मामला है। मेरे ख्याल में इसी मारे तुम्हें नींद नहीं आती। धर्म फिर खामोश हो गया। कितने दिन हो गए? धर्म खामोश रहा। भाई कमाल है, अजीब आदमी हो। उस दिन उसने मंगला को फ़ोन कर दिया कि खाना ना लाए, वो घर आकर खाएगा। मंगला का रोम रोम मगन हो गया, बड़े एहतमाम किए, बच्चों को जल्दी से सुला दिया, नहा धोकर गेरुए रंग की साड़ी पहनी। गीले बाल धर्म को बहुत पसंद थे, उसने यूं ही खुले छोड़ दिए। धर्म नहा धो के बैठा तो दौड़ चलने लगा। धर्म कुछ चुपचाप सा था, इधर उधर की बातें होती रहीं। हाय, जरीना को कैसा सड़ा सा रोल दे दिया है, चमकदार कपड़ों का एक भी सीन नहीं। ड्रीम सीक्वेंस डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक तो पसंद करेगी, मैं जो पसंद नहीं करूंगी। मंगला के समझ में ना आया किस मौजू पर बात करें। बर्मन दादा ने कहा था नई ट्यून के लिए, मुझे तो अच्छी लगी है, तुमने सुनी? हटाओ पिक्चर की बातें, दिमाग खाली हो रहा है। उसने मंगला के नम बालों की लट अपने दांतों में पकड़ ली। मंगला ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। धर्म ने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया। कितना सुंदर सीन लिखा है रणधीर ने, मेरा तो पढ़कर ही तन कांपने लगा। उसने सीन की याद में
उसके कुर्ते का बटन दांतों में दबा लिया और हंसने लगी। धर्म को ऐसा मालूम हुआ किसी ने पिचकारी से एकदम सारा खून उसके जिस्म से खींच लिया। उसने आहिस्ता से मंगला को हटाया और पैर लटका कर बैठ गया। क्या हुआ? मंगला ने कोहनी के बल होकर पूछा। उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकला, सिर्फ सर हिलाता रहा। फिर वो उठकर गुसलखाने की तरफ लपका और वॉश बेसिन पर झुक गया। खाली पेट पीने से यही होता है। वो उसके माथे पर यूडी कलोन छिड़कने लगी। सॉरी मंगला। उसने मंगला का हाथ पकड़कर अपनी जलती हुई आंखों पर रख लिया। तो ये था अजीब आदमी का छठा हिस्सा। कल आऊंगा और आपको इसका 7वां हिस्सा सुनाऊंगा। ये नॉवेल अगर आप गौर से सुनेंगे तो आजकल के बच्चों को तो शायद नहीं समझ आएगा, लेकिन जो थोड़े पिछले दौर के लोग हैं वो समझ पाएंगे कि ये कहानी किस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन और हीरो की सिंगर बीवी की हो रही है। ये पूरी कहानी किसी की हकीकी जिंदगी पर मबनी है। कल फिर आऊंगा, अगला हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।